अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, तो इस वक्त जो हम लैब्स करेंगे वो बेसिकली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और इसके साथ AWS। आई होप कि आप सबका AWS का अकाउंट होगा। अगर आप सबका AWS का अकाउंट है तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। अगर AWS अकाउंट नहीं है तो आप लोग किस तरीके से है? माशाल्लाह, ठीक है। बिस्मा आपका है? नो, क्रेडिट कार्ड नहीं मिला आज। ओके, नो प्रॉब्लम। आज कोई ज़्यादा रिगोरस नहीं है ये। असल में मैं थोड़ी सी वही चीज़ें रिपीट करूँगा जो पिछली एक दो मरतबा जो सेशंस थे उसमें मैंने आप लोगों को AWS की लैब शो की थी। ठीक है, तो यूट्यूब पे पड़ा होगा आपके लिए। यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। ठीक है, अगर आप किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड का इशू हल कर सकती हैं तो परसों हमारी अगली AWS की लैब होगी, कल नहीं। तो आपके पास एक दिन मजीद है। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड किसी से बोरो करके सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। ज़ाहिर बात है, जब तक आप फ्री टियर यूज़ कर रही हैं इंशाल्लाह तो आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, राइट। अच्छा, ये मेरे पास काली लिनक्स मशीन खुली हुई है। मैं इसमें नेसेस इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था। नेसेस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का एक कमर्शियल टूल है। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो हम ये समझे ना कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है क्या। ठीक है, मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ। बेसिकली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है तो वो तब एक ऑर्गेनाइजेशन करती है जब उसे अपनी सिक्योरिटी का पता नहीं होता कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी सिक्योर है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जब इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसकी सिक्योरिटी किस लेवल पे है तो सबसे पहले वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करवाती है। ठीक है, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए उन्होंने एक अमला हायर किया होता है। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी भी हो सकता है। और वो वल्नरेबिलिटी असेसर्स क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि स्कोप के अंदर रहकर वल्नरेबिलिटीज की असेसमेंट की जाए, उनको फाइंड किया जाए, उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। ठीक है, और बताया जाए जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसका जो ऑफिस है उनको इन्फॉर्म किया जाए कि दिस इज व्हाट्स रॉन्ग विद योर सिस्टम राइट नाउ। आपके नेटवर्क में ये लूप होल्स हैं, ये पोर्ट्स जो हैं तो ये इनसिक्योर है आपकी। ठीक है, आपने जो है तो इनको सिक्योर करना है किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। खैर, वल्नरेबिलिटी असेसर्स का काम खत्म हो जाता है और इसके बाद जो है तो आता है किसका, हमारे पास आते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स आते हैं, रेड टीम। ठीक है, रेड टीम का काम क्या होता है कि उन वल्नरेबिलिटीज को सबसे पहले ये किया जाता है कि उनको कवर अप किया जाता है। ठीक है, ये कोशिश की जाती है कि वल्नरेबिलिटीज कवर हो जाए। ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। अब जब आपकी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है आईएसओ सॉरी नेस्ट के फ्रेमवर्क के अंदर रह के, जो आपका स्कोप है सिक्योरिटी का उसके अंदर रहकर फिर पेनिट्रेशन टेस्टर्स को हायर किया जाता है। दे कुड बी एक्सटर्नल, दे कुड बी इंटरनल। ठीक है, और दे कुड बी इंटरनल, दे कुड बी एक्सटर्नल। जो इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है तो बेसिकली उसमें इशू ये आता है कि इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टर्स से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें पे किया जा रहा होता है, दूसरा वो टीम का हिस्सा होता है, उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। जब एक्सटर्नल हायर करते हैं वो थोड़ा सा भी अगर कोई, जैसे वो कहते हैं ना घर के मुर्गे दाल बराबर वाली बात है, बिल्कुल वैसा ही होता है। एक्सटर्नल टीम ले आते हैं लोग, टेस्टिंग करवाते हैं, वो कोई उसमें लूप होल्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट कहती है वाह भाई तुमने बड़ा कमाल कर दिया। फिर वो इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम से पूछती है कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर सके, राइट। तो इससे क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है।
दूसरी चीज ये है कि आप अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी तो यूज कर सकते हैं ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, लेकिन आखिर क्यों नहीं यूज करते? उसकी वजह ये होती है कि जब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाता है कि आप अपने सिस्टम की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, तो वहां पे बायस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से अपना सिस्टम खड़ा किया होता है, और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या कोई सिस्टम एडमिन चाहेगा कि उसके सिस्टम में वनरेबिलिटीज पाई जाए, क्या वनरेबिलिटीज उसमें जो है तो कोई तलाश कर सके? नहीं चाहेगा ना। ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट मिल गई। मेरी तो जान निकली जा रही थी कि मेरे डॉक्यूमेंट पूरी डिलीट ना हो गया। अच्छा, तो कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके सिस्टम में कहीं पे वनरेबिलिटीज, कहीं पे लूप होल्स, कहीं पे वीकनेसेस मिले। उसकी हमेशा ही कोशिश होगी। इसलिए क्या करती हैं कंपनीज, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो टीम होती है उसको अलग कर देती है। ठीक है। और जो सिस्टम एडमिन होते हैं उनको उनके काम के लिए छोड़ते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स को अलाउ नहीं करते सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी करें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत गोल ओरिएंटेड होती है। ठीक है। तो दो चीजें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है। सबसे पहली चीज है आपके वनरेबिलिटी असेसर हैं। ठीक है। वनरेबिलिटी असेसर्स। दूसरे हैं आपके पेनिट्रेशन टेस्टर्स। वनरेबिलिटी असेसमेंट करने के बाद जब आपको वनरेबिलिटीज मिल गई, ठीक है, तो आपने उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवानी है, और फिर पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए आपने मजीद सब डिवाइड करना है रेड टीम और ब्लू टीम में। आपने मजीद डिवाइड करना है इसको रेड टीम और ब्लू टीम में। इसको ये कर देते हैं और इसको ब्लू कर देते हैं, फिर इसको ये कर देते हैं और इसको ग्रीन कर देते हैं। आपके पास जब सिस्टम में वनरेबिलिटीज फाइंड हो गई, ठीक है, अब वनरेबिलिटी असेसर्स का काम नहीं होता कि वनरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट भी करें। उनका काम पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं है। वनरेबिलिटी असेसर्स सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं। इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस हो, इन्हें टूल्स यूज करने आते हैं, ठीक है, बाकी डिफरेंट एक्सपर्टीज होती है इनकी। और जो सबसे सिक्योर जॉब है, मतलब जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से अगर बात की जाए, तो वनरेबिलिटी असेसर्स की काफी सिक्योरिटी है, क्योंकि कभी भी कोई सिस्टम सिक्योर हो ही नहीं सकता। ठीक है। रोजाना कोई ना कोई वनरेबिलिटी निकलेगी, और वनरेबिलिटी असेसर मजे से अपनी सीट पे बैठ के कमा रहा होगा। Penetration testing, however, it's very rigorous, it's very technical, it's always updating. नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और अगर आप अप टू डेट अपने आप को नहीं रख सकते नई टेक्नोलॉजी के साथ और नई कॉम्पिटेंसीज के साथ, देन यू माइट एंड अप ऑन द रोड। खैर ऐसा हुआ तो नहीं आज तक, हो सकता हुआ भी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग का क्या मकसद क्या है हमारे पास, ठीक है, उसको आप समझते हैं। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं और वल्नरेबिलिटी असेसर्स होते हैं, ये दो अलग-अलग काम करते हैं। दे डू कोलैबोरेट, ठीक है, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए आइडियल जो सिचुएशन है वो ये है कि उन्हें सिस्टम्स का पता ही ना हो, यानी दे सिमुलेट। मैं भी आपको समझाता हूँ सिमुलेशन की क्या मतलब है। ये आपका पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ। ये आपका पूरा नेटवर्क या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो वल्नरेबिलिटी असेसर आएगा, उसको आप उस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर होने के लिए क्रेडेंशियल्स देंगे, ठीक है, उसको पासवर्ड दे देंगे उसको, ठीक है, उसे आईडी दे देंगे, एक टेम्परेरी आईडी दे दें उसे पासवर्ड दे दें, उसे एक्सेस वगैरह दे दें खास हद। तो वल्नरेबिलिटी असेसर क्या करने के काबिल होगा इससे कि वो सिस्टम के अंदर इजीली जाकर उसका काम ये कि वल्नरेबिलिटीज फाइंड करे, ठीक है, उसमें लूप होल्स फाइंड करे। मिसाल के तौर पर कोई पोर्ट्स हैं, कोई ऐसा इश्यू आ रहा है, तो
वहां पे वल्नरेबिलिटी एसेसर्स का काम सिर्फ लूप होल फाइंड करना होता है, दे कैन इजीली एंटर। अब जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात आती है, दे सिमुलेट ब्लैक हैट हैकर्स। वो किसकी नकल करते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स की नकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेन टेस्ट इज इक्वल टू ब्लैक हैट सिमुलेशन। ठीक है, मतलब ये है, अब आपने पेनिट्रेशन टेस्टर को कुछ भी नहीं बताना। पेनिट्रेशन टेस्टर की टीम आएगी, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, आप उसे स्कोप देंगे, कहेंगे यार मैंने अपना डेटाबेस चेक करवाना है कि हाउ सिक्योर इज इट। अब ये भी नहीं है कि पेनिट्रेशन टेस्टर को कहो कि मेरा सिस्टम हैक करके देखो, बताओ मुझे कि इसमें खामियां निकाल के देखो। ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं है। क्यों? आइडियल सिचुएशन तो यही है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं दे माइट जस्ट अटैक रैंडमली। ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉपर पेन टेस्टिंग कराते हैं, यू हैव टू स्टे इन द स्कोप, वरना आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो एक्सरसाइज है दे आर यूजलेस। ठीक है, आप वो छोटी छोटी चीजों में लगे रहेंगे। लेकिन आप पेनिट्रेशन टेस्टर को बताते हैं यू नीड टू टारगेट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टर को आप इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टर आएगा और वो सिमुलेट करेगा, नकल करेगा किसकी? ब्लैक हैट हैकर की। वो जो क्रिमिनल हैकर्स होते हैं उसकी तरह सोचेंगे, एज ए क्रिमिनल अटैक करेंगे, एंड दे विल टेस्ट योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कि कितना सिक्योर है। आया जो आप क्लेम कर रहे हैं क्या उसके मुताबिक 100% सिक्योर है, या आपका जो क्लेम है वो फॉल्स है? ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ये काम होता है। ठीक है, अब पेनिट्रेशन टेस्टर्स में होती है ब्लू टीम और रेड टीम। ठीक है, ब्लू टीम एंड योर रेड टीम। ब्लू टीम होती है वो क्या करती है? वो डिफेंसिव साइड पे होती है, और रेड टीम किस साइड पे होती है? ऑफेंसिव साइड पे। इन दोनों की एक्सरसाइजेस को मिलाकर, इन दोनों की जो एक्सरसाइज होती हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड देन configuring to secure your network to implement security controls, ठीक है, ये डिटरमिन करती हैं कि आपका नेटवर्क, आपका एसेट्स जो हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो एसेट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, वो कितने सिक्योर हैं। ठीक है, रेड टीम ऑफेंसिव हो गया, ब्लू टीम डिफेंसिव हो गया। अब एक तीसरी टर्मिनोलॉजी है, 4-5 और भी हैं, येलो एंड ग्रीन, बस ब्लू की सपोर्ट है। पर्पल टीमिंग। व्हाट इज पर्पल टीमिंग? जैसे कि मैंने पिछले सेशंस में बताया था, जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपस में उनका एक जो खिंचाव होता है, एक ईगो होती है, एक कंपटीशन होता है, वो कभी कभार वो जो कंपटीशन होता है हेल्दी से अनहेल्दी हो जाता है। क्यों? कैसे? कि उनकी जो पर्सनल ईगोज होती हैं या उनकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से जो ईगोज उनमें होती हैं, वो काम वो काम के दरमियान में आ जाती है। ठीक है, रुकावट बनती है, सिक्योरिटी में रुकावट बन जाती है। रेड टीम कहती है we are the best because we know a lot of technologies and how to exploit them. We are the experts and we're not going to share all the information with you. While the blue team says we are the best because we worked really, really hard to protect these networks. All the red team does is they are always attacking and just playing around with the system. While the blue team, with us, blue team, we have to do the grunt work and we're always making sure that no one is attacking the system, so we are better than you. So these kind of egos and conflicts can lead to a huge conflict, which will render a cybersecurity strategy eventually completely useless. साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी को completely useless बना सकती है ये चीज। तो इसको अवॉइड तो नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स ऑफिस पॉलिटिक्स, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग, इट्स ह्यूमन थिंग, राइट? तो इसका क्या हल हुआ कि जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पर्पल टीमिंग, अगर आप रेड और ब्लू के कलर को मिलाएं तो आपके पास पर्पल बनता है। उन्होंने एक ऐसी टीम, सिंगल टीम ऐसी इजाद की, ठीक है, जिसमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसे बंदे को हायर करना जिससे डिफेंस और डिफेंस दोनों का काम आता है।
इसमें नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स आ जाते हैं, सॉक्स आ जाते हैं, नॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, पर्पल टीमिंग में क्या फायदा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, मिलजुल के काम करते हैं और काम बआसानी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या पर्पल टीमिंग कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं? कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए क्योंकि जब आप एक सिंगल बंदा हायर करते हैं, आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जिनको दोनों चीजें आती हैं, so they have to be an expert in the domain of cyber security, and it's really hard to find such people. Usually people go for specializations, right? तो फिर जाहिर बात है बजट भी बढ़ जाता है, फिर वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है ओवरऑल हर एक चीज की, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी चीजें होती है। ठीक है, तो उस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से कई लोग इस पर्पल टीमिंग को क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। व्हाई डू यू रियली नीड पर्पल टीमिंग? अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, वहां पे आपने हायर किया हुआ है एक वेटर को, और आपके पास एक शेफ है, शेफ वेटर को कहता है जाओ बच्चे ये ले जाओ, डिश बन गई है फलाने टेबल नंबर 3 पे जो है, तो दो बंदे बैठे हैं उनको जाके दो। ठीक है, तो वेटर कहता है नहीं भाई मेरा काम तो पोछा मारना है, मैं तो नहीं लेकर जाऊँ। तो मैनेजर तक बात पहुंची, मैनेजर कहता है अच्छा ठीक है रहने दो, ऐसा करते हैं हम एक और बंदा हायर कर देते हैं जो किचन से टेबल तक जो है तो वो इस बर्तन को उठा के लेकर जाएगा। अब आगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया, भाई ये आपकी कॉस्ट कैसे बढ़ गई है, क्या हुआ है? तो कहते भाई वो वेटर है ये कह रहा था। तो हु इज टू ब्लेम? द मैनेजर। ठीक है, मैनेजर का काम है कि उससे काम ले, वेटर से काम ले, वेटर को कहे भाई ये तुम्हारा काम है, हाउ डेयर यू डिनाई दैट। ठीक है, यू गेटिंग पेड फॉर इट। सिमिलरली जो साइबर सिक्योरिटी में जो मैनेजमेंट लेवल की पोजीशंस होती हैं, if they do their job properly, a lot of these strategic and organizational and managerial issues they can be solved. हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होता है कि कम से कम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फराहम हो एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, ब्लू टीम, रेड टीम, पर्पल टीमिंग, डिफेंस एंड ऑफेंस। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस था। अब हम आते हैं अपनी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मेन चीज की तरफ। पेन टेस्टिंग तो अभी हम नहीं सीख रहे हैं ना, अभी तो हमने वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है, कौन कौन सी कमजोरियां हमारे सिस्टम्स में। तो आज हम उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और एक छोटी सी एन मैप की लैब करेंगे। ठीक है, ताकि हमें थोड़ी समझ आ सके कि पहले कॉन्टेक्स्ट गेन कर लें कि व्हाट इज इट, उसके बाद फिर मल्लाफे की जो लैब्स हैं तो वन बाय वन चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी जो है तो दोबारा यही रूटीन होगा, सुबह हमारे CSSP होगा, शाम को हमारा जो है तो AWS एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, मैं सून सिस्टम डिजाइन का भी मैं एक कोर्स करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आपको सिस्टम डिजाइन का पता होगा, तो अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहें, सिस्टम आर्किटेक्चर में जाना चाहें, क्लाउड आर्किटेक्चर में, इवन कि साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जाना चाहें, ठीक है, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या सिस्टम क्या होता है, तरीकेकार क्या होता है? ये फॉर्मूला है उसका, स्कैन, पैच, देन कैन। साइकिल है जो आपने रिपीट करनी है। वल्नरेबिलिटी स्कैन की, वल्नरेबिलिटीज मिली, उनके लिए पैच क्रिएट करो। पैच क्या होता है? जैसे कि आपके कपड़े में कोई सुराख हो जाता है या फट जाता है कहीं से, तो आप उसे पैचअप कर लेते हैं, पैमत लगा देते हैं उसमें। इसी तरीके से जब आपके सिस्टम में कोई ऐसा सुराख या कोई ऐसी लूप हो या कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मिलती है, यू नीड टू पैच इट, यू नीड टू गेट द रेलेवेंट, ठीक है, यू नीड टू गेट द रेलेवेंट पर्सनल। ठीक है, पर्सनल क्या, जो अमला होता है, टू पैच दैट एरर अप, टू पैच दैट बग अप। उसमें हो सकते हैं आपके प्रोग्रामर्स हो जिन्होंने कहीं पे कोई बग निकल आया, ठीक है, उन्होंने कहीं पे लॉजिक सही नहीं लिखा किसी फंक्शन में, now they need to go and dig in, dig out and then fix it by writing the proper code। ठीक है, अब ये नहीं कि अब जब पैच हो गया तो बस इसके बाद कोई वल्नरेबिलिटी है ही नहीं। कई ऑर्गेनाइजेशंस में वल्नरेबिलिटी वीक टू वीक भी होती है, कई पे जो है तो डेली भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका बजट कितना है, उनकी साइबर सिक्योरिटी की नीड्स क्या है।
हमेशा साइबर सिक्योरिटी के जो भी टूल्स यूज हों, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो, देयर इज वन मेजर थिंग, वो ये है कि आपका एसेट क्या है और उस एसेट से एसोसिएटेड रिस्क क्या है। ठीक है, तो हम साइबर सिक्योरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? ये हमारे पास एसेट है, ठीक है, और ये हमारे पास इसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ, ये अगर आपका एसेट है, ठीक है, आपका सरमाया है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो रिस्क क्या होगा? रिस्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, रिस्क क्या होगा कि इस एसेट की जो टोटल वैल्यू है, कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा थ्रेट, कोई ऐसा थ्रेट एक्टर जो इस एसेट की वैल्यू में कमी लाए या इसमें लॉस करे, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाता है रिस्क। कि लाइक्लीहुड क्या है उसका, ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं और कितना लाइक्लीहुड है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक इवेंट हो, कोई एक ऐसा हादसा हो उसकी वजह से, जिसकी वजह से हमारे एसेट में लॉस हो जाए। लेट्स से हमारा जो एसेट है $10,000 का है, अब एक रिस्क है हमारे पास कि फिजिकल सिक्योरिटी सही नहीं है, कोई चौकीदार बाहर नहीं खड़ा हुआ, तो चोर अंदर घुस आते हैं, आप इस सर्वर उठा के, सर्वर से जो हार्ड डिस्क होते हैं उठा के ले जाते हैं। अब आपका $10,000 का नुकसान हो गया, आपने सर्वर खरीदे थे। अच्छा, फिर $10,000 का नुकसान नहीं हुआ, इसके बाद जो उससे पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है कस्टमर की, दैट आल्सो गेट्स स्टोलन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। तो फिर क्या होता है, 10,000 के बजाय आपका 1 मिलियन का नुकसान हो गया, एंड इट कैन कीप गोइंग अंटिल यू बिकम बैंकक्रप्ट। यस, यू कैन बिकम बैंकक्रप्ट, कि बिल्कुल आपका बैंक ही खाली हो जाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो जो भी हम करेंगे वो हम एसेट को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, हम एसेट को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है हम अच्छा बताता हूँ, तो हम उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर उससे एसोसिएटेड रिस्क जो हैं, ठीक है, उनको हम इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस? गुड क्वेश्चन। रिस्क एनालिसिस आप कब करते हैं? रिस्क एनालिसिस बिल्कुल शुरू में होता है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आप शुरू से नहीं कर सकते। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है, इट विल नेवर एंड। रिस्क एनालिसिस ये है कि कंटिन्यूअसली आपको नहीं करना पड़ता, ठीक है, हालांकि रिस्क एनालिसिस भी बार बार हमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है, लेकिन रिस्क एनालिसिस ये होता है कि आपका जो एसेट है, ठीक है, उसे नुकसान क्या पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है, वो वल्नरेबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स जो कि एक रिस्क कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल लॉस हो सकता है, वो फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू अ रिस्क causing the loss to an asset, a damage to the asset, those are called vulnerabilities, ठीक है। और रिस्क एनालिसिस क्या होता है? इसमें जो रिस्क एनालिसिस होता है उसमें दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, ठीक है। हमारे पास है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस और हमारे पास है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। लगता है मुझे ये पहला डोमेन पहले करना चाहिए था, मैं समझे आप लोगों को क्लियर होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या होता है कि जो हमारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो लोग होते हैं इंडस्ट्री में, वो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर रिस्क एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, वो कोई इवैल्यूएशन नहीं करते बल्कि एक हिकमत वाली बात कर देते हैं कि बेटा ऐसे ना किया करो वरना इससे ये हो जाता है, ठीक है, हिकमत वाली जो बात होती है, ठीक है। या जैसे कहते हैं कि बेटा शाम को मत निकला करो, शर का वक्त होता है, ठीक है, कोई शर तुम्हें पकड़ लेगा। और फिर एक क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस है,
ठीक है, कि जो पढ़े लिखे लोग जो कि एक यानी कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में जिसकी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे मेरे सिस्टम को कोई हैक कर लेता है, सर्वर नंबर 1 को भी हैक कर लेता है, तो मुझे $20,000 का पोटेंशियल लॉस मुमकिन है ना। दैट्स अ रिस्क। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? क्वांटिटेटिव रिस्क। क्वालिटेटिव रिस्क क्या है कि अगर अगर तुम्हारा सर्वर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो ये होगा कि तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, कि इनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर ही नहीं है, इनके साथ तो बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अगर आपको समझ आ गया काइंडली आप यस लिख दें, ठीक है। अगर नहीं समझ आया आप मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ने से पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, ऑल्सो डिफाइन रिस्क इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएशन की मेथड, ठीक है, जज़ाकल्लाह। रिस्क इवैल्यूएशन हमारे पास क्या चीज है? इवैल्यूएशन है, उसकी वैल्यू निकालना कि रिस्क की वैल्यू क्या है, उसको इवैल्यूएट करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या एग्जांपल दूं आपको? आपके पास दो बिजनेसेस हैं, ठीक है। पहले तो हम इवैल्यूएशन को समझते हैं। आपके पास दो बिजनेसेस हैं और दोनों को खतरा है डूबने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इवैल्यूएशन करेंगे कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा वैल्यू रखता है लॉन्ग टर्म में, कौन सा बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर स्ट्रेटजीज आर, व्हाट यू वांट टू डू। तो आप इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बारे में कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बारे में अंदाजे लगाते हैं, फिर उन अंदाजे को इवैल्यूएट करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, उनको असेस करते हैं, बार बार देखते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं। दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएशन क्या है कि जब आपने एक रिस्क का कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन कर दिया कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ये रिस्क है कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा मुल्क हमला कर देता है फिजिकली, ठीक है, वॉर हो जाती है, ठीक है, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को $20 बिलियन के का रिस्क है, ठीक है। अब रिस्क आपने यहाँ पे लिख दिया है, डिटरमिन कर लिया है। अब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, कितना हो सकता है एग्जैक्ट। क्योंकि देखें हमारे पाकिस्तान में लोग अंदाजे पे चलते हैं, यहाँ पे जो ट्रैफिक है अंदाजे पे चल रही, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो अंदाजे पे चल रही है, ठीक है। अल्लाह खैर करे इसी, कोई इधर मुड़ रहा है, कोई उधर मुड़ रहा है, ना कोई ट्रैफिक लाइट को देख रहा है, ठीक है। कोई रूल्स रेगुलेशंस, यानी यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल नहीं है, ठीक है। सिस्टमैटिक तरीके से चीजें नहीं चलती, वेल डिफाइंड चीजें नहीं होती। यहाँ पे लोग अंदाजों पे, अपने कयास गुमान पे चलते हैं। बाहर ममालिक में एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। अगर यहाँ पे 40 माइल्स पर आवर की स्पीड लगी हुई है ना, यू शुड नॉट गो मोर देन 40 और इवन लेस देन 40, क्योंकि अगर आप लेस देन 40 पे चलाते हैं, 40 पे आप 40 वाले रोड पे आप 20 चला रहे हैं, आपको पर्चा कटता है। मुझे कटा था, मैं 35 पे चला रहा था, उस पर से मुझे पर्चा काट दिया था, भाई स्लो क्यों चला रहे हो। और स्पीड अप करते हैं तो उनके सेंसर होते हैं, सो यू हैव टू स्टे एग्जैक्ट, एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। तो अगर कोई बाबे को आप उठा के ले जाते हैं गूगल में कि हाँ इनकी रिस्क इवैल्यूएशन करो साइबर सिक्योरिटी, तो बाबे ने क्या करना है? बाबे ने ऐसी बातें करनी है जो ना उनकी समझ में आएंगी ना बाबे की अपनी समझ में आनी, राइट। बाबा कहेगा कि यार यहाँ जो तुमने चौकीदार रखा हुआ है ना, ये मुझे शक्ल से अच्छा बंदा नहीं लगता, ठीक है। हालांकि हो सकता है वो बंदा ऐसे ही डिप्रेस हो, लेकिन बाबे ने तो अपने अंदाजे से बोलना है। अब आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को लें, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्या करेगा? अच्छा, इवन इफ द गार्ड exploits this opportunity to hack or to steal anything from our building, अगर वो करता भी है तो इस केस में हम क्या करेंगे? अब ये इसे कहते हैं इवैल्यूएशन, इसे प्रॉपर इवैल्यूएशन कहते हैं, स्पेसिफाई करना, इवैल्यूएट करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। So this is what risk evaluation means, ठीक है, in general context. We are going to be more specific. I'm going to show you those mathematical equations, how to actually evaluate risk and how to get integer number. किसी का भी क्वेश्चन है पूछ ले, क्योंकि अभी ये जो पहला पार्ट है अभी एंड होने वाला है, मैं नई लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। और माइक भी म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 7 मिनट है, इसमें आप पूछ लीजिए
ताकि आगे जाने से पहले हम इसको क्लियर कर लें। सात मिनट है 22 सेकेंड। किसी का भी क्वेश्चन है काइंडली बता दे। आई एम ऑल ईयर्स। तसल्ली से सवाल पूछे। नई लिंक पे फिर मैंने कंटिन्यू कर देना। ज़ीशान अली, जकी खान, बिस्मा, अक्सा, एनीवन हैज अ क्वेश्चन? अगर नहीं है तो काइंडली नोट टाइप करें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। नो क्वेश्चन ब्रो? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा अब हमने एक बात को समझ लिया कि हमारे पास स्कैन, पैच और स्कैन का एक प्रोसेस है जो कि अल्टीमेटली इस पूरे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के स्कोप को डिफाइन करता है। ठीक है, लेकिन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने से पहले हमेशा हमें गोल डिफाइन करना होगा। रैंडमली आपने नहीं करनी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, तो उन गोल्स को फाइंड करने के लिए हम तकरीबन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन? अगेन वही बात आ गई कि एसेट वैल्यू क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको इसका लॉस होता है तो आपको कितना लॉस होता है। व्हाट इज द स्पेसिफिक थ्रेट योर सिस्टम इज फेसिंग? अच्छा, देखिए आप कितना स्पेसिफाई यहाँ पे किया गया है कि आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि आप किस थ्रेट की बेसिस पे आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट तो आप कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं है, हमेशा कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज निकलेंगी। लेकिन उस सिस्टम को थ्रेट कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड एंड दैट हैज टू बी पैच्ड अप एंड दैट हैज टू बी पेन टेस्टेड। ना कि आप पेन टेस्ट आप पेन टेस्ट 1 मिलियंस को कह रहे हैं, आप 1 मिलियंस का पैचेस कहां से लाएंगे? इतना टाइम होता है किसी के पास? नहीं होता ना। पेन टेस्टिंग आप करेंगे 1 मिलियन? कोई पेन टेस्टर है? आप कोई इतने फंड कर सकते हैं? $80,000 के आप कोई 20, 25, 30 पेन टेस्टर हायर कर सकते हैं? नो, पेन टेस्टर बहुत कम होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द मिटिगेशन दैट कुड बी डिप्लॉयड? ठीक है, अच्छा, अब वल्नरेबिलिटी जब मिल गई है या मिल जाती है या मिलने वाली है, तो उसमें हम मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं? कौन सी मिटिगेशन? मिटिगेशन कहते हैं कि बेसिकली आपके पास एक थ्रेट है, ठीक है, उसके इफेक्ट को कम करना। ठीक है, मिटिगेट मतलब कम करना, उसके इफेक्ट को नलिफाई करना। ठीक है, मध्यम कर देना उसको। तो कौन सी ऐसी मिटिगेशन है उस थ्रेट को कम करने की जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं? ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक ऐसा नेट आर्किटेक्चर है जिससे मेरे पास पैचिंग के लिए एक स्पेसिफिक सर्वर है जो वक्त के साथ साथ पैचेस अप्लाई करते रहता है, अपडेट करते रहता है। तो सबसे पहले मैं मिटिगेशन करने के लिए क्या करूंगा? मैं देखूंगा मेरा पैच सर्वर सही काम कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना होता है, राइट? जितनी जल्दी इंप्लीमेंटेशन हो सके हमने करनी है। ये नहीं कि वो पैचेस जो 3 महीने लेते हैं उन पे पहले आप काम करो। भाई जो एक दिन में होता है ना, पहले कर लो, फिर 3 महीने वालों पैचेस तक काम करो। ठीक है, और मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास फाइल शेयरिंग के लिए SMB मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है जिसमें वल्नरेबिलिटी है उसमें, राइट? मैं अभी अपने कजन की हेल्प कर रहा था, शी साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट। उसे एक वायर शार्क की फाइल पी कैप दी हुई थी फास्ट यूनिवर्सिटी वालों ने। तो उसमें मैंने ये चीज को नोट किया था कि उसमें जहाँ पे उन्होंने हैकर की IP फाइंड करनी थी, तो वहां पे SMB एक्सप्लॉइट को यूज किया जा रहा था। ठीक है, फाइल शेयर एक्सप्लॉइट को यूज किया जा रहा था। तो अगर मेरे पास SMB फाइल शेयर है जो कि वनरेबल है, आई नीड टू ब्लॉक इट, आई डोंट नीड टू यूज इट। ठीक है, तो वनरेबिलिटी असेसमेंट के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं, जो कमर्शियल टूल्स है, उसमें नेसेस आता है, ठीक है, क्वेज गार्ड आता है, एलियन वॉल्ट आता है। अब ये सारे के सारे वनरेबिलिटी असेसमेंट कमर्शियली यूज होते हैं। नॉन कमर्शियल यूज, ओपन सोर्स फ्रीवेयर, उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं?
उसमें आप जनाब यूज कर सकते हैं Nmap, Zenmap, जो कि थोड़ा ज्यादा एडवांस किस्म के, वहां से आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? हमारे पास 2 मिनट रह गए। सॉरी, आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोहम्मद हंजला? नो, ओके, चले थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अभी जैसे ही सेशन एंड होता है तो हम इसको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 12 बजे तक हमारा टाइम है, AWS हमने करना है, राइट। इसको मैं आराम आराम से इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि आगे नहीं, हंजला साहब, ये हमारी जो है तो 10 बजे मैंने मेंशन भी किया था स्टार्ट हुई है लैब, और अभी कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ मिस होता है तो ये मेरे YouTube चैनल पे होगा, वहां से आप देख लीजिएगा, राइट। AWS में क्या टीच होगा आज? AWS में सबसे पहले मैं क्लाउड को डिफाइन करूंगा, व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करती है, AWS क्यों बेहतर है बाकियों से, एंड हाउ टू यूज AWS। ठीक है, अगर आपके पास, एक्सक्यूज मी, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, यू नीड टू गेट एन अकाउंट फॉर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट सेशन, कल परसों जो होगा हमारा AWS का। चलिए अभी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अपना AWS का अकाउंट बनाइए ताकि आप लोग हैंड्स ऑन लैब्स कर सकें और एक्सपर्ट बन सकें। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस। अल्लाह